हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिएगा, आज है 21 मई और 21 मई से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेंगी वो सारी की सारी हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी से मैं हर बार बताता हूं कि इसके पीडीएफ को आप ज्ञान कोश नाम से ही आपका फेसबुक पेज है, टेलीग्राम चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप है, आप कहीं से भी इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ जो है उसका लिंक मिल जाएगा, इसके इन सभी का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। उसके साथ में देखिएगा, अब हम बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज है 21 मई और 21 मई को 3 दिवस मनाए जाते हैं। 21 मई को 3 दिवस मनाए जाते हैं। कौन कौन से दिवस मनाए जाते हैं? तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आतंकवाद विरोधी दिवस। आतंकवाद विरोधी दिवस, एंटी टेररिज्म डे। एंटी टेररिज्म डे जो है वो आज यानी कि 21 मई को ही मनाया जाता है। अब ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 21 मई 1991 को पुण्यतिथि थी, जिसके पश्चात उन्हीं की पुण्यतिथि को ही स्मृति के रूप में ये दिवस जो है ये मनाया जाता है। बात करते हैं कि वे भारत के कौन से राष्ट्र प्रधानमंत्री थे? तो वे भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। भारत के कौन से प्रधानमंत्री थे? तो वे भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। और उसके साथ साथ एक बात और समझनी है कि उनकी जो हत्या है वो तमिलनाडु में एक आतंकवादी संगठन जिसका नाम था तमिल टाइगर्स इलम, इसके द्वारा उनकी स्थापना जो है, उनकी हत्या जो है वो कर दी गई थी। तो ये जानकारियां हुई आपके पहले प्रश्न से। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न नहीं बल्कि अगला दिवस कौन सा है? तो आज केवल एंटी टेररिज्म डे ही नहीं है बल्कि आज अंतरराष्ट्रीय चाय दिवस भी है। इंटरनेशनल टी डे भी आज 21 मई को ही मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? तो 2015 में यह दिवस जो था ये पहली बार मनाया गया था। और एक बात और देखिएगा कि जो चाय है वो कैमेलिया सिनेसिस पौधे से तैयार करी जाती है, ठीक है। और चाय की अगर हम बात करें तो भारत में असम राज्य में बहुत ज्यादा चाय का उत्पादन किया जाता है। और एक बात और समझ लीजिएगा कि चाय की जो खेती है, चाय की खेती सदैव ढलान वाले स्थान पर करी जाती है। चाय की जो खेती है वो सदैव ढलान वाले खेतों में, ढलान वाले स्थान पर करी जाती है। क्यों? क्योंकि जो चाय के जो पौधे होते हैं उन्हें बार बार पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन उन पौधों की जड़ों में पानी एकत्र नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जो ढलान वाले क्षेत्र होते हैं वहां पर चाय की खेती होती है कि बार बार बारिश हो या सिंचाई करे, लेकिन ढलान में पानी रुकता भी नहीं है और इस प्रकार से इन पौधों की जड़ों में पानी नहीं ठहरता है। तो ये जानकारी है यहां से। उसके बाद कौन सा दिवस है? आज का तीसरा जो दिवस है वो है संवाद और विकास के लिए सांस्कृतिक विविधता का अंतरराष्ट्रीय दिवस जो है वो भी आज ही के दिन 21 मई के दिन ही ये दिवस भी मनाया जाता है। तो इसके बारे में देखिएगा उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि जो सांस्कृतिक संवाद, विविधता मतलब डाइवर्सिटी और समावेशन के महत्व के प्रति, और समावेशन, डाइवर्सिटी, इन सब के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना ही इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य होता है। तो आज आपकी समझ में आया उद्देश्य। बात करते हैं कि पहली बार कब मनाया गया? तो 2002 में ये जो दिवस है ये पहली बार मनाया गया था। तो इस प्रकार से आज आपको मैंने बताए हैं 3 दिवस थे और तीनों दिवस से संबंधित पूरी जानकारियां मैंने आपको दी है। लेकिन अब हम करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे एक एक करके प्रश्नों की तरफ। और अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगती है करंट अफेयर्स की, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें, और ताकि हमारा परिवार, हमारे सुनने वाले लिसनर्स हैं या जो ज्ञान जो है वो ज्यादा से ज्यादा फैल सके। उसके बाद में बात करते हैं एक एक करके प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि भारत में शीर्ष प्रकाशकों के साथ में न्यूज शोकेस किसके द्वारा शुरू किया गया है, किसके द्वारा जारी किया गया है? न्यूज शोकेस जारी किया गया, ये किसके द्वारा जारी किया गया? तो देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। 4 ऑप्शन जो है वो आप लोगों के पास है। यहां से समझना है कि जो गूगल है, गूगल इसका आंसर सही रहेगा। मतलब गूगल जो है, इस गूगल ने ही इसकी स्थापना या न्यूज शोकेस जो है ये जारी किया है।
अब यहां से देखिएगा कि ये गूगल तक तो समझ में आया, लेकिन चारों ऑप्शन से पहले जानकारियां पढ़ेंगे, उसके बाद में प्रश्न की जानकारियां। तो सबसे पहले आपके साथ आता है अमेजोन। अमेजोन क्या है? अमेजोन एक ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां से हम शॉपिंग करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेजोन की। अमेजोन की स्थापना कब हुई थी? 1994 में, 1994 में अमेजोन की स्थापना करी गई थी। और बेस जोसेफ जो हैं, जेफ बेजोस वे इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो ये सारी बातें पढ़ी। उसके बाद में देखिएगा फेसबुक, ये ऑनलाइन सर्चिंग एजेंसी है, ये ऑनलाइन शॉपिंग एजेंसी है। ये दोनों जो हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम, ये दोनों के दोनों सोशल मीडिया ऐप है। बात करते हैं कि फेसबुक की स्थापना कब हुई थी? 2004 में मार्क जुकरबर्ग ने इसकी स्थापना करी थी 2004 में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष सीईओ भी कौन है? मार्क जुकरबर्ग है फेसबुक के। लेकिन मैं आपको फेसबुक की एक बात बता देता हूं, फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई थी, लेकिन इसका नाम जब 2004 में इसकी स्थापना करी थी तो इसका नाम फेसबुक नहीं था, बल्कि इसका नाम क्या था? इसका नाम था द फेसबुक। इसका नाम क्या था? इसका नाम था द फेसबुक, और द फेसबुक इसका नाम था। उसके बाद में देखिएगा कि इसका 2005 में इसका नाम परिवर्तित करके द फेसबुक से क्या कर दिया गया था? फेसबुक कर दिया गया था। तो ये सारी जानकारी आपको मिली। उसके बाद में अगला देखिएगा इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई थी? 2010 में। इंस्टाग्राम की स्थापना कब हुई थी? 2010 में इंस्टाग्राम की स्थापना हुई थी। बात करते हैं कि इसके ओरिजिनल ऑथर्स में आते हैं दो व्यक्तियों के नाम। कौन कौन से? सबसे पहला है केविन सिंस्ट्रोम और दूसरा जो है वो है माइक क्रिंजर। केविन सिंस्ट्रोम और माइक क्रिंजर जो हैं वे दोनों ही इंस्टाग्राम जो है, जो सोशल मीडिया ऐप है, इसके ओरिजिनल ऑथर्स में आते हैं। तो यहां से तो हमें 4 ऑप्शन से जानकारियां मिली, लेकिन इन ऑप्शंस के बाद देखिएगा कि गूगल के द्वारा ये न्यूज शोकेस जो है ये जारी किया गया है। इसके साथ में भारत के कुल 30 प्रकाशकों के साथ में समझौता किया गया है। अब बात करते हैं, देखिए ये न्यूज शोकेस जो है इसके बारे में बात करते हैं, ये क्या है? तो न्यूज शोकेस जो है ये क्या है कि ये एक समाचार प्रकाशकों को उनकी सामग्री के लिए, उनके मटेरियल के लिए एक ऑनलाइन भुगतान प्रणाली प्रदान करता है। ऑनलाइन भुगतान प्रणाली जो है ये आपको प्रदान करता है। उसके बाद में बात करते हैं कि 30 से अधिक प्रकाशकों के साथ में भारत में जुड़ा है, लेकिन ये विश्व के 12 देशों में 700 से अधिक प्रकाशकों के साथ में इसने समझौता कर लिया है। 700 से अधिक प्रकाशकों के साथ, और ये 12 से अधिक देशों में ये लाइव है। उसके बाद में समझ लीजिएगा एक बात और भी कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य सिंपल सा है कि जो पत्रकारिता करी जाती है, जो आपको न्यूज एडिटिंग करके दी जाती है, उस पत्रकारिता की गुणवत्ता में सुधार करना। उस पत्रकारिता की गुणवत्ता जो है, आपने देखा होगा टीवी चैनल जो है वे टीआरपी के लिए ज्यादा बोलते हैं, वास्तविकता से दूर रह करके। वास्तविकता कुछ होती है, लेकिन टीआरपी के लिए कुछ का कुछ वो दिखाते हैं। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि भाई टीआरपी छोड़ो, आप गुणवत्ता में ध्यान रखिएगा। यही बस इसका मुख्य उद्देश्य है। अब बात करते हैं, थोड़ी बातें हम और पढ़ेंगे इसी प्रश्न की थोड़ी जानकारी है, क्योंकि गूगल के बारे में हमने नहीं पढ़ा है, और गूगल के बारे में हमने पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जब चारों ऑप्शन आए थे उस समय हमने नहीं पढ़ा था गूगल के बारे में। तो देखिएगा गूगल के अगर मैं सीईओ की बात करूं, सीईओ मतलब कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ मतलब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। हु इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ गूगल? तो कौन आएगा आंसर में आएगा सुंदर पिचाई जो है वे वर्तमान में गूगल के सीईओ हैं। और बात करता हूं मैं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 4 सितंबर 1998 में गूगल की स्थापना कैलिफोर्निया कहां है? यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका में है। तो इसकी स्थापना 4 सितंबर को कैलिफोर्निया अमेरिका में करी गई थी। और इसकी स्थापना जो है 2 व्यक्तियों ने मिलकर करी थी। कौन कौन व्यक्ति थे? तो 2 व्यक्तियों में बात करते हैं कि लैरी पेज और सर्गी ब्रिन, इन दोनों ने मिलकर के इसकी गूगल की स्थापना करी थी। तो ये जानकारी आपको मिली। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 2 कि मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार 2020 का मिलेनियम
टेक्नोलॉजी पुरस्कार जो है ये किसे दिया गया है? मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार जो है 2020 का किसे दिया गया है? तो 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। ये पुरस्कार आसान से आसान सा प्रश्न आता है, ऐसा अगर कोई आपके सामने प्रश्न आता है तो वो आपको नहीं पता होने के बाद भी संभावनाएं आप बना लेते हैं। तो देखिएगा यहां से आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा उपरोक्त दोनों। उपरोक्त दोनों का मतलब क्या है? उपरोक्त दोनों का मतलब यह है कि शंकर बालासुब्रमण्यम और उनके साथ में डेविड क्लेनमैन और शंकर सुब्रमण्यम दोनों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यहां से एक बात समझ लीजिएगा कि जो बिडेन कौन है, क्योंकि आखिरी ऑप्शन में जो बिडेन बसते हैं। जो बिडेन जो है वे प्रेसिडेंट है, कहां के राष्ट्रपति है? अमेरिका के राष्ट्रपति है, अभी निर्वाचित हुए थे। और इससे पहले एक बात और भी आपने समझनी है कि जो बिडेन है उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हराया था, वे अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं। अब यहां से मैं आपको अमेरिका से संबंधित 2-3 बातें बता देता हूं। आपसे पूछा जाता है कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो कितने कार्यकाल के लिए बन सकता है? तो उनका कार्यकाल कितना होता है? 2 बार मतलब ऐसा कहिएगा कि 8 वर्ष से अधिक के लिए नहीं बन सकता। कार्यकाल 2 होगा। और एक कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? एक कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? 4 वर्ष के लिए होता है। तो वे 2 बार 4 वर्ष के 2 कार्यकाल के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं वे रह सकते हैं। तो आसान बातें हैं जो आपके सामने आ रही हैं। उसके बाद में यहां से पढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। देखिएगा शंकर बालासुब्रमण्यम और डेविड क्लेनमैन, इन दोनों को पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे दोनों कौन है? वे ब्रिटिश रसायनज्ञ हैं, ब्रिटिश के रसायन शास्त्री हैं दोनों के दोनों, जिनको इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और क्यों दिया गया है? क्योंकि उन्होंने सुपरफास्ट डीएनए अनुक्रमण तकनीक विकसित करी थी। ये तकनीक क्या करती है? ये तकनीक ये करती है कि जो घातक रोग होते हैं, जैसे कोरोना वायरस, जैसे आपका कैंसर है, इन घातक रोगों में अगर किसी व्यक्ति को ये घातक रोग हो जाते हैं, बड़े रोग हो जाते हैं, बड़ी बीमारियां हो जाती है, दुर्लभ बीमारियां हो जाती है, तो इनको रिकवर करना इसके द्वारा आसान हो जाता है। वे आसानी से इससे निजात पा सकते हैं, इसीलिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जो पुरस्कार है ये उन्हें फिनलैंड में नोबल विज्ञान पुरस्कार, फिनलैंड में जो नोबल पुरस्कार दिए जाएंगे, नोबल पुरस्कार नहीं, नोबल विज्ञान पुरस्कार दिए जाएंगे, इनके संस्करण में इन्हें यह पुरस्कार जो है ये दिया जाएगा। तो ये बातें तो हमने यहां से पढ़ ली। अब समझिएगा, अब आपने समझ लिया कि ये दोनों की फोटो लगी है, उन्हें ये जो पुरस्कार है 2020 के लिए ये पुरस्कार दिया जाएगा। उसके बाद में देखिएगा, बात करते हैं पुरस्कार के बारे में, क्योंकि हमने अभी तक पुरस्कार के बारे में बातें नहीं करी है। पुरस्कार की स्थापना अगर हम बात करें तो फिनिश मिलेनियम टेक्नोलॉजी पुरस्कार की जो स्थापना है 2004 में करी गई थी। 2004 में करी गई, तो 2004 से याद रखिएगा कि फेसबुक की स्थापना भी 2004 में करी गई थी। मैं पिछले प्रश्न में आपको इस बात से अवगत करा चुका हूं। उसके बाद में बात करते हैं, देखिएगा इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य जो है वो ये है कि नोबल विज्ञान पुरस्कार जो है, नोबल विज्ञान पुरस्कार जो है, इसके समकक्ष मतलब इसके बराबर एक प्रौद्योगिकी बनाना, इसको एक प्रौद्योगिकी बनाना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और यहां से एक बात और समझ लीजिएगा, जो कि इस प्रश्न की आखिरी बात रहेगी, कि ये जो पुरस्कार है ये प्रति द्विवार्षिक दिया जाता है। द्विवार्षिक मतलब कि प्रत्येक 2 वर्षों में एक बार दिया जाता है, यानी कि 1 वर्ष छोड़ 1 वर्ष ये पुरस्कार जो है ये दिया जाता है। तो ये आसान बातें हैं जो मैंने आपको यहां से बताई है। उसके बाद प्रश्न नंबर 3 कि एशिया प्रशांत में दूसरा सबसे बड़ा बीमा प्रौद्योगिकी बाजार वाला देश कौन सा बना है? दूसरा सबसे बड़ा जो बीमा प्रौद्योगिकी बाजार वाला जो देश बना है वो इनमें से कौन सा है? 4 ऑप्शन है कि सबसे बड़ा। देखिएगा कई बार हमें प्रश्न नहीं आते हैं, मैं आपसे बताता हूं, कई बार हमें प्रश्न नहीं आते हैं, तो क्या करते हैं, तो हम ऑप्शंस में से एक को हटाना शुरू कर देते हैं। अब आप खुद समझ के देखिएगा कि क्या सबसे बड़े की बात कर रहे हैं बीमा प्रौद्योगिकी के लिए, तो इन 4 में से बड़े की क्षमता कौन कौन रख सकता है? कौन जो है वो बड़े की क्षमता रख सकता है? नेपाल, आपको पता है नेपाल गरीब देशों में आता है, नेपाल जो है गरीब देशों में आता है, तो क्या वो बीमा प्रौद्योगिकी में सबसे पहला नंबर ला सकता है? नहीं ला सकता।
ये बात आपने, तो ऐसे आपका एक प्रश्न कट गया, एक ऑप्शन हट गया। दूसरे ऑप्शन की बात करते हैं, क्या पाकिस्तान इस क्षमता को रखता है? पाकिस्तान खुद नेपाल जैसे गरीब देशों में आता है, बल्कि ये तो नेपाल से भी नीचे के देशों में आता है कि गरीबी भूखमरी तो है ही, गरीबी भूखमरी तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ में आतंकवाद फैला पड़ा है, तो ये देश भी ऐसा काम नहीं कर सकता। अब आपके पास जो है दो ऑप्शन बचते हैं, चीन और भारत। अब बताइएगा कौन सा सही रहेगा। तो यहां से दूसरे की बात करी गई है, तो दूसरे स्थान पर कौन रहा है? भारत रहा है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो रहेगा भारत। और पहले की बात करें तो पहले नंबर पर रहेगा चीन। तो यहां से ये बातें पढ़े, क्योंकि एशिया प्रशांत में पूछा गया, विश्व में नहीं पूछा गया, ये मात्र एशिया प्रशांत में आपसे पूछा गया है। तो उसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्नों की तरफ। देखिएगा, दूसरा सबसे बड़ा बना है भारत। इस क्षेत्र में कुल पूंजी निवेश कितना है कि 3.66 अरब डॉलर। 3.66 अरब डॉलर जो है वो इसका कुल पूंजी निवेश है। और पहले स्थान पर मैंने आपसे बताया था चीन। चीन देश जो है वो सबसे पहले स्थान पर है। लगभग 78% हिस्सा जो है वो केवल भारत और चीन के अंतर्गत ही आता है। बाकी जो एशिया के देश बचे हैं, बाकी जो एशिया के देश बचे हैं वो मात्र 22% हिस्से में ही आते हैं। और भारत जो है वो दुनिया के जितने सबसे तेजी से विकास कर रहे हैं, जो कि बीमा प्रौद्योगिकी में जो सबसे तेज विकास करने वाले देश हैं, भारत उनमें से एक है। भारत उनमें से एक है। और एक बात और समझ लीजिए कि ये जो आंकड़े मैंने आपके सामने पेश किए हैं ये किस रेटिंग एजेंसी ने दिए हैं? तो ये S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस, S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा ये आंकड़े जो है ये प्रकाशित किए गए हैं। तो ये सारी जानकारियां थी जो कि मैंने आपको इस प्रश्न से दी है। तीसरे प्रश्न के बाद हम बात करते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न क्या है? चौथा प्रश्न एक आसान सा प्रश्न है कि आपके सामने आता है कि माली के प्रधानमंत्री कौन है? माली देश है, माली गणराज्य है, मैंने बहुत बार बताया है। माली के अब वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? मैं आपसे बात करता हूं पीएम की, प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहा हूं। तो यहां से देख लीजिएगा कि मोक्टर ओवने जो हैं वे वर्तमान में माली के प्रधानमंत्री बने हैं। ठीक है, तो यहां से आंसर आपका जो रहेगा वो आपका रहेगा सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद देखिए बाकी चार ऑप्शन बचते हैं। भाई ये भी तो कहीं ना कहीं के राष्ट्रपति हैं। बात करते हैं कि रुवेन रिवलिन जो हैं वे इजराइल के राष्ट्रपति हैं। सर्जियो मटरेला जो है वो इटली के राष्ट्रपति हैं। बात करते हैं जोको विडोडो जो हैं वे सबसे बड़े मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। तो ये सारी बातें हमने, चार बातें तो यहीं से पढ़ ली है। और चार बातें अगर आपने यहां से पढ़ ली है तो उसके बाद हम बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। बात कर लीजिएगा, देखिएगा कि मोक्टर ओवने, देखिएगा हिंदी और इंग्लिश थोड़ा सा कई बार स्पेलिंग में या सेम उसका रूपांतरण हिंदी में नहीं हो पाता है, तो इसलिए मैं आपके सामने इस प्रकार के जो नाम है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखने का प्रयास करता हूं। अब बात करता हूं, देखिएगा कि इब्राहिम बौबाकर कीता जो 2020 में, अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री पद से हटा दिए गए थे, उसके बाद से ही जो मोक्टर ओवने हैं वे कार्यवाहक सरकार के किस पद पर थे? प्रधानमंत्री के पद पर उन्हें नियुक्त किया गया था, जो कि अब इसके प्रधानमंत्री जो है वो बन गए हैं। बात करते हैं और इसके बारे में। देखिएगा ये है मोक्टर ओवने। अब मैं आपसे बताता हूं वे माली गणराज्य के बने हैं। तो माली गणराज्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके सामने रखी है। क्या क्या है? सबसे पहले माली गणराज्य के मोक्टर ओवना तो प्रधानमंत्री है, पीएम है, लेकिन राष्ट्रपति कौन है? बाह एंडो जो है वे माली गणराज्य के वर्तमान में कौन है? राष्ट्रपति है। अब बात करते हैं कि माली गणराज्य जो है ये पश्चिमी अफ्रीका का एक स्थल सीमा देश है। पश्चिमी अफ्रीका का एक स्थल सीमा देश है। उसके बाद में कि ये जो है अफ्रीका महाद्वीप का आठवां सबसे बड़ा देश है। और एक बात और समझ लीजिएगा, राजधानी की बात करता हूं, क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम्स में राजधानी से संबंधित प्रश्न
आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। तो बमाको जो है वो माली गणराज्य की क्या है, राजधानी है। और मुद्रा की बात करें तो पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक, पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक जो है वो माली गणराज्य की मुद्रा है। तो इस प्रकार से सारी जानकारी इस प्रश्न की पूरी होती है। और पूरी होने के बाद आपका पांचवा प्रश्न स्क्रीन पे आता है कि अक्षय ऊर्जा सूचकांक, अक्षय ऊर्जा मतलब सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा को ही अक्षय ऊर्जा भी कहा जाता है। तो अक्षय ऊर्जा सूचकांक में पहले स्थान पर कौन सा देश रहा है, कौन सा देश ऐसा है जो इसके पहले स्थान पर रहा है। पहले स्थान पर कौन सा रहा है, तो पहले स्थान पर रहा है अमेरिका, यानी कि अमेरिका इसका सही आंसर रहेगा। दूसरे स्थान पर चीन और तीसरे स्थान पर कौन रहा है, अमेरिका रहा है। तो समझ में आई होगी आसान सी बात। सेम उसी सीरियल से आपने पढ़ना है, पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर अपना देश भारत। तो ये जानकारी यहां से मिली। उसके बाद देखिएगा भारत का कौन सा स्थान रहा, भारत का स्थान रहा तीसरा, जो पिछले वर्ष की अपेक्षा भारत पिछले वर्ष की अपेक्षा एक स्थान ऊपर आया है। मतलब कि पिछले वर्ष अक्षय ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में भारत का कौन सा स्थान था, भारत का पिछले वर्ष चौथा स्थान था, जो वृद्धि करके अब की साल कौन सा देश हो गया है, अब की बार तीसरे स्थान पर आ गया है। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर चाइना रहा। और भारत ने 2030 तक यानी कि आगामी 10 वर्षों में 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य भी रखा है। तो ये जानकारी आपके सामने यहां से आती है। अब देखिएगा 5 प्रश्न बढ़ने के बाद हम बढ़ते हैं आज के प्रश्न की तरफ। आज का प्रश्न क्या है, तो आज का प्रश्न क्या है आपके लिए कि 17 मई को जारी आंकड़ों के अनुसार, 17 मई को आंकड़े जारी किए गए थे जिसमें वीपीआई मुद्रास्फीति कितनी हुई, वीपीआई मुद्रास्फीति जो है वो कितनी रही है। आपने आंसर को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से ढूंढना है और उस प्रश्न को ढूंढ करके आपने जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और एक बात इसके साथ साथ और भी करनी है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करना है, अपने दोस्तों को बताना जरूर है ताकि वे भी हमारी करंट अफेयर सीरीज में जुड़ सके। जिसके बाद देखिएगा आज कल का प्रश्न क्या है। कल मैंने आपसे क्या प्रश्न पूछा था कि के अग्रवाल जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, उनका निधन हुआ। अब मैंने प्रश्न ये नहीं पूछा, मैंने प्रश्न आपको पूरा बताया। उसके बाद में मैंने पूछा कि उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया। इस प्रश्न का जवाब दिया है रिया श्रीवास्तव। बहुत ही बढ़िया जवाब। उन्होंने कहा कि जाने माने प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ थे और सर्जन थे जिनका नाम था के अग्रवाल, जिनका सोमवार को निधन हुआ है रात्रि में। लेकिन उन्होंने एक कार्य और भी किया, क्योंकि वो पेशे से डॉक्टर थे और डॉक्टर होने के नाते वो जब तक वेंटिलेटर पर रहे, जब तक ऑक्सीजन चलती रही, फिर भी वो लोगों को परामर्श देते रहे। कोरोना वायरस से लड़ने के लिए वो परामर्श देते रहे। ये जवाब बहुत ही शानदार जवाब रिया श्रीवास्तव। और जैसा कि उन्होंने लिखा है कि उनको साल 2010 में किस पुरस्कार, पद्मश्री पुरस्कार से 2010 में उन्हें सम्मानित किया गया था। तो बहुत ही शानदार, आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत ही शानदार आप लोगों ने। क्योंकि जब देखिए, जब मैं आप लोगों के लिए 10 प्रश्नों को सर्च करता हूं तो आप कम से कम अपने लिए एक प्रश्न को तो सर्च करें। और जब भी मैं आपसे बिल्कुल 100% सच कह रहा हूं कि जब आप अपने लिए किसी एक प्रश्न को भी सर्च करते हैं तो उस प्रश्न की जानकारियां मैं सबके सामने लेके आता हूं। मतलब औरों को भी जानकारी मिलती है, हमें भी खुशी होती है। और जिस प्रश्न को आप सर्च करते हैं उस प्रश्न को आप कभी भूल नहीं सकते हैं। तो इसलिए आप भी सर्च करिएगा। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 क्या है कि एक्सपर्ट इंसाइडर 2021 सर्वे प्रकाशित किया गया, जिसमें कि शीर्ष स्थान पर कौन रहा। शीर्ष मतलब पहले स्थान पर कौन रहा, तो पहले स्थान पर इसमें कौन सा देश रहा है, ताइवान जो देश रहा वो इस सर्वे में सबसे पहले स्थान पर रहा है। और दूसरे नंबर पर कौन रहा, मैक्सिको। तीसरे स्थान पर कौन रहा, कोस्टा रिका। और मलेशिया कौन से स्थान पर रहा, चौथे। मतलब जिस प्रकार से आप लोगों के साथ लिखे हैं
सेम उसी क्रम से आपने बताना है। पहले पर ताइवान, दूसरे पर मैक्सिको, तीसरे पर कोस्टा रिका, चौथे पर कौन रहा, मलेशिया रहा है। तो ये जानकारियां जो थी आपके सामने आती है, जिसके बाद देखिएगा ताइवान पहले पर, ताइवान के बाद मैक्सिको, कोस्टा रिका, मलेशिया और पांचवें स्थान पर कौन रहा, पुर्तगाल रहा। पांचवें स्थान पर कौन सा देश रहा, पुर्तगाल रहा। सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में भारत का नाम है। सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में देखिएगा कुवैत, सबसे खराब प्रदर्शन कुवैत, इटली, दक्षिण अफ्रीका, रूस, मिस्र, जापान, साइप्रस, तुर्की और तुर्की के बाद कौन किसका नाम आता है, तुर्की के बाद भारत और भारत के बाद आता है माल्टा। तो ये सबसे खराब प्रदर्शन करने वालों में इसमें भारत का नाम रहा। लेकिन ये जारी किसने किया, तो मैंने आपसे पहले बताया था, ये जारी किया गया प्रवासी समुदाय संगठन इंटरनेशंस ने स्थापित जारी किया है। और इसके साथ इसमें बताई क्या गई है, ये तो बातें देखिएगा ना। तो इसके अनुसार क्या होता है कि विदेश में रहने वाले, जो लोग विदेश में रहते हैं, जो लोग विदेश में काम करते हैं, उनके लिए सर्वोत्तम स्थल, सबसे बढ़िया स्थान बताए गए हैं। तो ये सारी बातें कहां पर बताई गई, ताइवान के लिए। तो ये सारी बातें मैंने आपसे यहां से कर ली है। अब इंडेक्स 2 रखे, क्योंकि 5वें प्रश्न में भी सर्वे था, 6ठे प्रश्न में भी सर्वे था। तो मैं आपके सामने 4 इंडेक्स और पढ़ाने वाला हूं। क्यों, क्योंकि इंडेक्स की बात हो रही है, तो इंडेक्स में और भी आपको जानकारियां मिल जाती है, एक्स्ट्रा जानकारियां। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021, भारत का कौन सा स्थान रहा, 139वां। पिछले वर्ष भारत का कौन सा स्थान था, 140वां स्थान था। शीर्ष पर कौन रहा लगातार चौथी बार, फिनलैंड देश रहा। और शीर्ष देश में कौन कौन आते हैं, फिनलैंड, आइसलैंड और डेनमार्क। और नीचे के देशों में आते हैं अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, रवांडा, लेसोथो। ये सारी बातें हमने यहां से पढ़ी। दूसरा सूचकांक कौन सा है, दूसरा सूचकांक है विश्व में सबसे मजबूत सेना किसकी है, चीन की है, जिसको 100 में से कितने नंबर दिए गए, 82 नंबर। दूसरे स्थान पर अमेरिका, तीसरे पर रूस, चौथे स्थान पर, मतलब मजबूत सेना के स्थान पर भारत का नाम भी आता है। भारत इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन वायुसेना, थल सेना, स्थल सेना सब मिलकर के विश्व में कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। और 5वें स्थान पर रही है फ्रांस की। उसके बाद एक इंडेक्स और देख लीजिए, क्योंकि इंडेक्स बहुत जरूरी है भाई। इंडेक्स का एक प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स के घरों की कीमत के बारे में बात करते हैं। भारत का कौन सा स्थान रहा, 56वां। पिछली रिपोर्ट में भारत का 43वां स्थान था। और सबसे ऊपर कौन सा रहा, तुर्की देश रहा। और उसके बाद आखिरी है कि अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का 40वां स्थान रहा। उसके बाद में देखिएगा, उसके बाद में प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलता है। प्रश्न नंबर 7 क्या है, प्रश्न नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे है कि किस राज्य ने अस्पताल में आकाश से दवा, ऐसा एक नई तकनीक लेके आए हैं कि आकाश से दवा, ये पायलट परीक्षण शुरू किया। तो ये किसने शुरू किया है, ये शुरू किसने किया है, ये शुरू किया है तेलंगाना ने। तेलंगाना ने इसको शुरू किया है, इस सेवा को तेलंगाना राज्य ने शुरू किया है। अब यहां से हम थोड़ी जानकारियां पढ़ेंगे भाई इनके सीएम के बारे में, इन सभी राज्यों के मुख्यमंत्री के बारे में। तो आंध्र प्रदेश के कौन है, वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी। तमिलनाडु के कौन है, एम.के. स्टालिन। ओडिशा के कौन है, नवीन पटनायक। तो ये सारी जानकारियां तो मुख्यमंत्री से संबंधित हमने पढ़ी। उसके बाद में देखिएगा आगे जानकारियां। तेलंगाना सरकार ने किया कौन से क्षेत्र में, विकाराबाद क्षेत्र में। विकाराबाद क्षेत्र में तेलंगाना सरकार ने किया। और देखिए आकाश से दवा, नाम से ही होगा कि भाई आकाश से ही कोरोना वायरस पीड़ितों को दवाई दी जा रही है। मतलब आकाश से दवा तो आएगी कैसे, ड्रोन के माध्यम से। कैसे आएगी, ड्रोन के माध्यम से। कि जो ड्रोन होते हैं आपने देखे होंगे, इस प्रकार के ड्रोन होते हैं जिनके नीचे टांग दी जाती है कोई भी दवा, और ये कोरोना वायरस पीड़ित व्यक्तियों तक पहुंचाते हैं दवा को। उसके बाद में देखिएगा, अब ऐसा तो है नहीं कि हर क्षेत्र में यही शुरू कर दिया गया। शुरुआत जो इसकी करी गई है वो 500 मीटर के दायरे में करी गई है। 500 मीटर यानी कि यहां से मात्र 500 मीटर के दायरे में इसको शुरू कर दिया गया। लेकिन ये तो शुरुआत है, आगे बढ़कर इसे कितना कर दिया जाएगा, 9 किलोमीटर। आगे बढ़कर इसे 9 किलोमीटर तक के दायरे में करने की योजना बनाई जा रही है। और अगर तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बात करें तो के चंद्रशेखर राव जो है वे तेलंगाना के वर्तमान में कौन है, सीएम है, कौन है, मुख्यमंत्री हैं।
इसके बाद आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 8 कि कौन सा राज्य है जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा करी गई है। कौन सा ऐसा राज्य है जिसके लिए 1000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा करी गई है? कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य के लिए घोषणा करी गई है। बात करते हैं इसके बारे में। पहले गुजरात राज्य में करी है, किसने करी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी है। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे 2 दिन पहले की वीडियो में बताया था कि तुकाते तूफान आया है। ये तुकाते तूफान आया है, इसके कारण लगभग 3000 करोड़ रुपए की क्षति हुई है, नुकसान हुआ है। और 3000 करोड़ के नुकसान की भरपाई के लिए 1000 करोड़ की घोषणा जो है वो किसने कर दी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात राज्य के लिए कर दी है। इससे पहले आपको पता होगा कि देश के जो प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में, वे गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, इसलिए गुजरात के लिए घोषणा कर दी है। ठीक है, इसके तहत क्या किया गया कि जो मरने वाले व्यक्ति हैं उनको 2 लाख रुपए, उनके परिवार को 2 लाख रुपए, और जो घायल व्यक्ति हैं उनके परिवारों को, उनको ही, बल्कि घायल व्यक्तियों को तो स्वयं सौंपा जा सकता है, 50,000 रुपए जो है वो उन्हें दिए गए हैं। उसके साथ में राज्य भर में लगभग 3000 करोड़ से अधिक के नुकसान की आशंका जताई गई है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9 कि आभासी तरीके से GMS 21 की मेजबानी किसके द्वारा करी गई? GMS जो है इसकी मेजबानी किसके द्वारा करी गई? कौन सी ऐसी सेना है जिसने GMS 21 की मेजबानी करी है? तो अभी भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी ने इसकी जो मेजबानी है वो करी है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं चारों सेनाओं के बारे में। 2 प्रश्न पढ़ेंगे। देखिएगा, सबसे पहले स्थापना, नौसेना के अध्यक्ष कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950। हालांकि 1602 आता है, 1602 भी आता है, लेकिन वो प्राचीन है। वर्तमान की हम बात करें 26 जनवरी 1950 को। ऐसे तो देश में जो नौसेना जो है, नौसेना के पिता जो है वो छत्रपति शिवाजी को कहा गया है। लेकिन हम वर्तमान की बात करें, आजादी के बाद की बात कर रहे हैं। इससे पहले रॉयल इंडियन नेवी नाम था इसका 1947 से 1950 के बीच में। तो हम बात करेंगे इंडियन नेवी की, भारतीय नौसेना की। थल सेना की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 में। और MM नरवणे यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे जो है वे इसके अध्यक्ष हैं वर्तमान में। वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932, राकेश कुमार सिंह भदौरिया, RKS भदौरिया जो है वे भारतीय वायुसेना प्रमुख है। और एक बात आपको और भी पता होगी कि ये जो 3 व्यक्ति हैं, जो तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, वे एक ही बैचमेट हैं। ठीक है, उसके बाद में CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स स्थापना कब हुई? 27 जुलाई 1939 में। और महानिदेशक DG डायरेक्टर जनरल कौन है? कुलदीप सिंह IPS अधिकारी जो हैं वे इसके वर्तमान में DG है, मतलब डायरेक्टर जनरल है, मतलब महानिदेशक हैं। उसके बाद में बात करते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिएगा, भारतीय नौसेना ने इसको मेजबानी करी 11 से 12 मई को, यानी कि 2 दिवसीय कार्यक्रम था। ये कितने दिवसीय कार्यक्रम था? तो मात्र 2 दिवसीय कार्यक्रम था जो 11-12 मई को आयोजित किया गया। पहली बार ऐसा है जबकि इसे आभासी तरीके से आयोजित किया जा रहा है। और GMS की फुल फॉर्म है गोवा मैरीटाइम सिंपोजियम। और बात करते हैं विषय क्या रहा? तो विषय थोड़ा बड़ा रहा। कौन सा? कि समुद्री सुरक्षा और उभरते गैर पारंपरिक खतरे, नौसेना के लिए सक्रिय भूमिका के लिए एक मामला, ये इसका विषय रहा। और इसमें बात करते हैं कि 13 हिंद महासागर से जुड़े हुए 13 देशों ने भाग लिया था। 13 कंट्रीज यहां पर आई, मतलब आभासी रूप से इसमें जुड़ी थी। इसके बाद देख लीजिए 13 कंट्री कौन कौन सी है। सबसे पहले भारत, दूसरा है इसमें बांग्लादेश, तीसरा है इसमें कोमोरोस, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मालदीव, मॉरिशस, म्यांमार, सेशेल्स, सिंगापुर, श्रीलंका और थाईलैंड। ये 13 देश ऐसे थे जो इस सम्मेलन में आभासी तौर पर जुड़े हैं। ठीक है, उसके बाद
बात करते हैं आज के आखिरी प्रश्न की। आज का आखिरी प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पे है कि किस राज्य ने ऑक्सीजन संयंत्रों को, ऑक्सीजन जो संयंत्र है जो कि कोरोना वायरस में ऑक्सीजन की पूर्ति करने के लिए लगाए गए हैं, उन सभी को मुफ्त विद्युत आपूर्ति, मुफ्त विद्युत आपूर्ति मतलब कि उनको बिजली में कुछ कंसेशन देने की घोषणा करी है। तो ऐसा राज्य कौन है? ऐसा राज्य कौन है? असम राज्य ऐसा राज्य। बात करते हैं पहले चारों के मुख्यमंत्री की। असम में अभी चुनाव हुए थे, मैंने आपसे बताया था चुनाव के बारे में भी। हेमंता बिस्वा शर्मा जो है वे इसके सीएम है, मुख्यमंत्री हैं। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कोनराड संगमा। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? पीएस तमांग, प्रेम सिंह तमांग। नागालैंड के मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो। नेफ्यू रियो जो है वे वर्तमान में नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। तो ये तो हमने बात करी मुख्यमंत्रियों के बारे में। अब मैं आपसे एक बात और पूछता हूं, इस प्रश्न की हमने चर्चा नहीं करी। देखिएगा, असम सरकार ने ये घोषणा करी है कि जो भी ऑक्सीजन आपूर्ति संयंत्र है उनके लिए 20% फ्री पूरा नहीं है बल्कि 20% बिजली में उन्हें छूट दी जाएगी। और जो ऐसे संयंत्र है जो स्थापित करने के बाद में रोक दिए गए हैं उनका पुनरुद्धार किया जाएगा। साथ साथ में कि जितने भी 1 जनवरी 2021 से ये कार्यक्रम शुरू किया गया जो कि 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। वित्तीय सहायता जो है वो आपकी 1 अप्रैल से लागू होगी, लेकिन ये योजना जो है वो 1 जनवरी से लागू होगी। तो वित्तीय सहायता यानी कि उनकी बिजली माफी योजना जो है वो 1 अप्रैल के बाद से शुरू करने की घोषणा करी गई है। उसके बाद में देखिएगा, ये थी आज की कुछ करंट अफेयर्स। उम्मीद है आपको ये करंट अफेयर्स की सीरीज अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है। तो अगर आपको अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो सिंपल सा आपने काम करना है कि अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल सब्सक्राइब करिए। दूसरा काम ये करना है कि दोस्तों तक इसको शेयर करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इस चीज को बढ़ा सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सके, ताकि लाइव आने में मजा तभी आएगा जब हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़ सकेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।